हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का लेसन नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर को कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर देखेंगे फिर बाद में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं हटा दूंगी बीच में से, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हमें पेपर के अकॉर्डिंग वही मैं इसमें करवाऊंगी और पेपर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें से मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, एक बच्चा प्रभाकर है और प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पे कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। लोहार की दुकान पे तो यही मिलेंगे, वहाँ मिठाइयाँ तो मिलेंगी नहीं। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। अक्सर हम मार्केट के अंदर ये चीज़ें देखते हैं। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनका हमने लेसन नंबर 4 में भी पढ़ा था। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। ये लेसन नंबर 5 में भी हमने पढ़ा था कि लोहे का जैसे ही आविष्कार हुआ तो कृषि का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि काम करना आसान हो गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। समृद्ध शहरों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें दे रखी हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, एक संडासी भी आपने देखी होगी, गांव में संडासी बोलते हैं ना, इनको संडसी लिखा है इसमें। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बना जिनका प्रयोग हम रोज़ करते हैं। वो हम करते ही हैं, आप अक्सर देखते ही हो घर में। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तीन तीन तरह के कौन कौन से थे? तमिल क्षेत्र के जो लोग थे, भूस्वामी जिनके पास अपनी भूमि थी, उनको बोलते हैं वेलल्ला। और जो साधारण हलवाई थे उनको बोलते थे उनवार। और जो भूमिहीन, जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं था, वो क्या थे? कैडेसियार। उनको क्या बोलते थे? कैडेसियार। और जिनकी भूस्वामी तमिल क्षेत्र में क्या बोलते थे, ये क्वेश्चन आगे आएगा। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण जो हल जोतने वाले जो सिंपल किसान थे उनको उनवार, और जिनके पास बिल्कुल भी अपनी भूमि नहीं थी उनको दास, कैडेसियार या अधिमई बोल सकते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उत्तरी हिस्से की बात हो रही है, ये उत्तर क्षेत्र में। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई सीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे पहले भूस्वामी वेलल्ला कोई और बन गया, उसके बाद उसका पुत्र आया, उसके बाद उसका पुत्र है, ऐसे करके, यानी कि ये पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूल करने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। वे न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। कृषकों को क्या बोलते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही थे जिनकी ज़मीन थोड़ी कम थी, 2-3 एकड़ ज़मीन जिनकी थी। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उनमें दास और कर्मकार आते। आपने पढ़ा भी होगा दास कैडेसियर, कि जिनकी अपनी भूमि नहीं थी, या उनको अधिमई बोलते थे या उनको कर्मकार बोल सकते हैं, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। आज भी लोग ऐसे करते ही हैं गाँव में। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य, जो तमिल के अंदर जो भी साहित्य रचा गया उसको संगम साहित्य बोलते थे। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया। इसलिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संगम इनको क्यों कहा गया था, क्योंकि मदुरई के जो कवि थे उनका जो सम्मेलन था उसके अंदर उसको इनका संकलन किया गया था। और गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य के अंदर पाए जाते हैं। आगे है, क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक कथाएं, बुद्ध की जातक कथाएं सुनने को मिलती हैं। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें ये बताया गया कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है।
ये देखो निर्धन की चतुराई, ये जातक कथा है। जातक कथा जो सुनी सुनाई, जो हम पुराने टाइम की जो कथाएं हैं वो सुनते आ रहे हैं, जातकों के द्वारा जो कही गई। एक शहर में गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उस चूहे को एक सिक्के में भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। मतलब बिल्ली को वो चूहा खाना था, इसलिए उसने बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी, टहनियाँ टूटी और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो तो युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता। माली तुरंत मान गया। मतलब उसने फिर क्या किया, उसको लकड़ी वगैरह दे दी। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि पहले टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते देखते बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया उनने। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। इसने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर नगर के द्वार पे गया और वहां उसे घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या करें। मतलब काम के बदले काम, या किसी भी चीज़ के बदले कुछ ना कुछ, मतलब वस्तु का आदान प्रदान। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब आपकी सहायता की मुझे ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने उस व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो फिर उसने वो बेच दिया। तो ऐसे करके क्या हुआ, कभी कुछ बेचा उसने, कभी कुछ, पहले कोई काम करवाया, पहले फिर कोई काम करवाया। ऐसे करके वो धीरे धीरे बेच खोज के सारी चीज़ें और अमीर हो गया। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों और फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। ये देखो, ये सांची की मूर्ति कला है, मध्य प्रदेश के अंदर है सांची का स्तूप। उसकी मूर्ति कला का ये नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। और लेसन नंबर 11 में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सांची के स्तूप के बारे में। और ये किसकी बनी हुई है, ये सब हम वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ये वहाँ अच्छे से समझेंगे हम। उसके बाद में है ये है, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्य कूप मिले हैं। वल्य कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्य कूप लोगों के घरों में होते थे। वल्य कूप किस टाइप के, ये देखो, कूप होता है कुआं, वल्ले मतलब ऐसे गोल चक्कर वाले। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। महल नहीं मिले, बाजार कम मिले, आम घर नहीं मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों और छप्पर से बनने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, अभी तक की नहीं है। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों, यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पे वह गया, वह सभी उन सभी के बारे में उसने लिखा है। और भरूच के बारे में भी दिखाया होगा इसने। ये देखो, बैरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी, ये इंपॉर्टेंट है। बैरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुंदर से आने वालों की नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। बैरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, ये भी एक पत्थर होता है, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इन चीज़ों का आयात शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी और हिमालय की जो जड़ी बूटियां जितनी भी होती थी उनका निर्यात। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। उसके बाद कहते हैं बैरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली, तो हिमालय से जो जड़ी बूटियाँ गई थी और तांबा, टीन, शीशा और ये सब चीज़ें हैं वो वहाँ से आयात होती थी। आहत सिक्के, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार होते थे, कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। मतलब लिखा हुआ नहीं था, देखो ये ठप्पे से लगा करके और इनका निशान कर दिया इनके ऊपर। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये देखो सिक्कों की कहानी। सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के, जिनको ऐसे ढाल करके और उनको ऐसे थाप लगा दी गई, जो करीब 500 साल तक चलते रहे थे। चांदी और सोने की विभिन्न आकृतियों को ढाल कर बनाए गए, कुछ गोलाकार थे ऐसे,
विनिमय के साधन क्या क्या थे? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से, नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ये कविता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ का से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब देखेंगे हम। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा देख लो आप। मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है, सबको पता है, आप सब जानते हो। सॉरी, ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो प्रमुख मुख्य रास्तों के ऊपर है ये। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की और दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे, आज भी हैं वो। आसपास के किसानों और पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना था। किसकी? कुषाणों की। जो कुषाण थे उनकी दूसरी राजधानी बना, जो कनिष्क वाला है। इसके बारे में तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जैसे वृंदावन वगैरह आज भी हैं। मथुरा में प्रस्तर खंड, प्रस्तर मतलब पत्र, और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त मतलब छोटे हैं, जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो लोगों ने दान पुण्य किया था उन चीज़ों के बारे में इनके ऊपर लिखा हुआ है, उनका पता चल जाता है कि ये मठ किसने दान किया, ये मंदिर किसने दान किया और ये भूमि किसने दान की। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बुनने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। उत्तरी काले चमके पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पे बहुत ऊंचे ऊंचे तापमान पे, मतलब काफ़ी आग जला करके उस पर रखते थे। इनके परिणाम से इन बर्तनों को बाहरी सतह इनकी काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान। पहले इनको काला कर दो, फिर उन पर लेप चढ़ा दो, फिर वो चमकते काले खूब। ध्यान रहे कि अन्य शिल्प है, ये देखो पुरास्थलों के से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इसमें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। इसलिए ध्यान रहे कि अन्य जो दूसरे शिल्पों के अवशेष हैं वो नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इसके प्रमुख केंद्र थे ये दो। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। संघ को श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल को बांटना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इन धन का निवेश पाने लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और धार्मिक स्थानों को दान में दे दिया जाता था। तो अनेक जो शिल्पकारी जो अपना संघ बनाते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए। उसके बाद है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु, ये इंपॉर्टेंट है। मानचित्र 7 के अंदर अरिकामेडु ढूंढो। अरिकामेडु पौंडीचेरी में पड़ता है। रोम के बारे में भी जानकारी दे रखी होगी आगे इसमें। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। 2200 से 1900 साल पहले की बात हो रही है और ये एक पतन मतलब बंदरगाह, यहाँ दूर दूर से आई जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। ये बहुत पुराना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जिसको लगभग हम गोदाम मानते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र, कौन से पात्र? एम्फोरा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। किसके अंदर? एम्फोरा नाम के पात्र के अंदर। और इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इसमें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से इनको जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, किंतु वो यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप और शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कपड़ा छाप जैसे रंगाई करते हैं ना, उसमें काम आए होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं।
अन्यत्र में रोम का जिक्र आया है। यूरोप के पुराने शहरों में से ये एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा है इटली की। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवा दिया। किसने बनवा दिया? ऑगस्टस ने। और ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एम्पी थिएटर जिनको हम बोल देते हैं, बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती है। यहाँ लोग, जैसे स्टेडियम होता है वैसे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे वहाँ। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु के जरिए शहर के स्नानगार और फवारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता रहा है। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? विल्लला। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय खेती की जाती थी। किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा की जाती थी जो गरीब लोग थे। तमिल में हलवाई को क्या कहते हैं? हलवाई को ऊपर वो था ना, अणवार कुछ ऐसा था नाम। वो अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, अपनी मतलब भूमि के भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ। ग्राम भोजकों के क्या क्या काम थे? वो उसके अंदर श्रेणी मतलब बांट देते थे लोगों को। और उसके बाद में फिर वो कुछ काम है वो जो हम उनके जो बाहर जाने वाले लोगों को दे देते थे। कुछ काम है वो उधर काम करने वाले लोगों को दे देते थे। कुछ बाहर जाने के लिए, कुछ अंदर रखने के लिए। इस तरह से था उनका। गाँव और शहरों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। वल्लकूप का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था? आहत सिक्के सोना चांदी के होते थे। और अरिकामेडु का पतन 2200 से 1900 साल पहले हुआ। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले हुई। लोहे का प्रयोग है वो 2500 साल पहले हुआ। और उपमहाद्वीप के अंदर 3000 साल पहले हो गया। आहत सिक्के वो 2500 साल पहले लगभग स्टार्ट हो गए थे। लोहा हो गया इसमें। और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं रह गई है, एक बार देख लेते हैं। वल्लकूप किस चीज़ के लिए यूज होते थे? गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं। फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और वीडियो को आप अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके बहुत काम की चीज़ है ये। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और जीएस जहाँ भी आती है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए मैं एक एक लाइन आपको पढ़ा रही हूँ। इसलिए कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। मैं कम से कम टाइम में प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम टाइम में आपका वीडियो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। बाय बाय।